Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 3 for Logistics and Supply Chain Management, and here we will discuss customer focus in supply chain management. The topics to be covered are introduction, customer service, functional versus innovative products, that is SCM issues, efficient consumer response, quick response and accurate response, chain relationship within and beyond the organization, and SCM as a core strategic competency. Now we will start with introduction. Management of a supply chain means managing all the different processes and activities that produce value in the hands of the ultimate consumer. सप्लाई चेन की मैनेजमेंट का मतलब है कि हम वो सारे प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ को मैनेज करें जो कि एक कंज्यूमर के हाथ में कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट दे रहा है, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना ताकि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सके. सप्लाई चेन इज़ द नेटवर्क ऑफ एंटिटीज़ एंड एंटिटीज़ कंप्राइज ऑफ सप्लायर्स, कैरियर्स, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, रिटेलर्स एंड कस्टमर्स थ्रू विच द मटीरियल एंड इंफॉर्मेशन फ्लो. सप्लाई चेन एक नेटवर्क होता है एंटिटीज़ का, और उन एंटिटीज़ के बीच में कैसे इंफॉर्मेशन और मटेरियल फ़्लो कर रहा है. यहाँ पे एंटिटीज़ का मतलब है सप्लायर्स जिनसे गुड्स सप्लाई करते हैं, कैरियर्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं गुड्स को, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स जहाँ पे प्रोडक्ट्स या फिर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जहाँ पे हम उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जहाँ से वो कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रिटेलर्स और कस्टमर्स हो गए जो उसको यूज़ कर रहे हैं, और रिटेलर्स जो बेच रहे हैं. Effective streamlining of the supply chain can improve the customer service levels dramatically. अगर स्ट्रीमलाइनिंग इफेक्टिव होगी तो इससे सप्लाई चेन इम्प्रूव होती है और कस्टमर सर्विस इम्प्रूव होती है, विच रिड्यूस excess inventory in the system and cut excess cost from the network of the organization. और इस वजह से excess inventory reduce होती है और ultimately cost reduce होती है. Supply chain contributes to an organization's success by providing customers with timely and accurate product delivery. तो ऑर्गेनाइजेशन की जब सक्सेस होगी तो इस वजह से सप्लाई चेन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, क्योंकि कस्टमर्स को टाइमली और एक्यूरेट प्रोडक्ट डिलीवरी मिलती है जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाती है. नाउ द कस्टमर फोकस्ड मार्केटिंग इज बिल्ट ऑन 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स. कस्टमर फोकस्ड मार्केट जो है वो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड है, जिसमें से पहला है द एसेंस ऑफ मार्केटिंग ओरिएंटेशन टू बिजनेस पॉलिसी. जब हम बिजनेस पॉलिसी अगर ऐसी बनाएं जो मार्केट ओरिएंटेड हो तो उस वजह से कस्टमर फोकस्ड मार्केटिंग जो है वो अच्छे से काम करती है. डेवलपिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी एज स्ट्रैटेजिक रिसोर्स टू कस्टमर सर्विस प्लानिंग. सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम ऐसे डेवलप करते हैं, ऐसी उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि वो फोकस करे कस्टमर सर्विस पे. नेक्स्ट इज द चेंजिंग नेचर ऑफ मोस्ट डिज़ायर्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू अकोमोडेट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिक्वायरमेंट्स. जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का चेंजिंग नेचर होता है उसको हम अकोमोडेट करते हैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में कि उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. तो ये 3 बेसिक फैक्ट्स हैं जो कस्टमर फोकस्ड मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस. द बेसिक कस्टमर सर्विस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी. अवेलेबिलिटी होता है कैपेसिटी टू ऑफर इन्वेंट्री व्हेन डिमांडेड बाय कस्टमर. जैसे कि कस्टमर ने जब भी डिमांड किया है उसकी डिमांड को फुलफ़िल करना, इतनी अवेलेबल अपने पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए कि कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल कर सके कभी भी. एंड इट इज़ अचीव्ड बाय स्टॉकिंग एडिक्वेट इन्वेंट्री इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड फ्रॉम कस्टमर्स. कि हमारे पास एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, इतना स्टॉक होना चाहिए कि कस्टमर की कभी भी कोई डिमांड हो तो उसे
आसानी से फुलफिल किया जा सके। इन्वेंट्री स्टॉकिंग प्लान्स टेक इनटू कंसिडरेशन forecasted डिमांड, सेल्स पॉपुलैरिटी, importance of a product in the product line, profitability and the value of merchandise। तो इन्वेंट्री स्टॉकिंग को भी प्लान करना पड़ता है और इसमें कंसिडर करते हैं हम फोरकास्टेड डिमांड, जो डिमांड हमने फोरकास्ट की है, जितनी हमारी पॉपुलैरिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉपुलैरिटी है और उस हिसाब से कैसे डिमांड बढ़ सकती है, तो उस हिसाब से इन्वेंट्री को स्टॉक करना पड़ता है। ऐसे ही प्रोडक्ट की इम्पॉर्टेंस भी देखते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी, कि अगर हम इतना एक्सेस में रखेंगे स्टॉक तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। सेकेंड इज operational performance. Operational performance can be measured in terms of speed, consistency, flexibility and malfunction और recovery. ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होती है कि एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने को कैसे हम उसे मेजर कर सकते हैं, एक ऑपरेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें फर्स्ट हम कैसे मेजर कर सकते हैं, स्पीड के थ्रू। एंड स्पीड इज़ द टाइम टेकन फॉर एग्जीक्यूटिंग एन ऑर्डर, कि एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है, वो उसकी स्पीड होती है। कंसिस्टेंसी इज़ रिफ्लेक्टेड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम। कंसिस्टेंसी होती है कि बड़े बड़े ऑर्डर्स को हम कैसे टाइम में डिलीवर कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड जो उनका डिलीवरी टाइम है उसमें कैसे उसको डिलीवर करेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन और रिक्वेस्ट फॉर यूनिक कस्टमर सर्विस शोज़ द फ्लेक्सिबिलिटी, कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना फ्लेक्सिबल है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस या अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स में उसको कैसे वो फुलफ़िल कर रहा है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट है मैल फंक्शन और रिकवरी, प्रिवेंटिंग मैल फंक्शन एंड हैविंग कंटिजेंसी प्लान्स फॉर प्रॉम्प्ट रिकवरी कैन ऐड वैल्यू टू कस्टमर सर्विस प्रोग्राम। कि मैल फंक्शनिंग हो जाए अगर किसी भी प्रोडक्ट लाइन में, या फिर उसकी रिकवरी कैसे होगी और उसके लिए क्या प्लानिंग पहले से हुई हुई है, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो इस केस में क्या होगा। ये सारी चीज़ें हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की एंटिटीज़। Third is reliability. Reliability is one of the most important dimensions of customer service quality. ये सबसे important dimension होता है customer service quality का। And customers' confidence can be built by providing advanced, accurate information. अगर पहले से ही accurate information हम provide करेंगे customer को, तो इससे customer का confidence बढ़ता है कि वो हमारा ही product लेगा। And on the status of their orders rather than giving surprises. Reliability होती है कि हम अपने orders के status पे ध्यान दें, ना कि उन्हें surprises दें जिससे कि वो बाद में निराश हो सकते हैं। Now, dimensions of customer service. Lalonde and Zinzer suggested 3 dimensions of customer service. 3 डायमेंशंस होते हैं कस्टमर सर्विस के। फर्स्ट इज़ एज एन एक्टिविटी दैट कैन बी मैनेज्ड। कस्टमर सर्विस को हम एक एक्टिविटी की तरह ले सकते हैं जिसे हम मैनेज कर सकते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस लेवल्स कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल्स के टर्म्स में मेजर करेंगे तो हम उसे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। एंड एज अ फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट की फिलोसफी के अगर रूप में देखें, देन शोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टमर फोकस्ड मार्केटिंग, तो हम कस्टमर फोकस्ड मार्केटिंग की इम्पॉर्टेंस को दर्शा सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ SCM. The primary reason of supply chain management becoming an important managerial issue in the 90s stems from increased national and international competition. जब 90s में कंपटीशन बढ़ गया था, जैसे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब आए थे, तब नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ गया था। तो इस वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट दिखाने के चक्कर में रहती थी कि कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, किसकी डिमांड ज़्यादा हो सकती है। तो इस वजह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट अराइज हुआ। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिस कंपनी का अच्छा होता है, जो अच्छे से मैनेज कर लेता है अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाइंग, वो बेस्ट कंपनी कहलाती है। एंड कस्टमर्स हैव मल्टीपल सोर्सेज फ्रॉम विच टू चूज़ टू सेटिस्फाई डिमांड। कस्टमर के पास भी मल्टीपल सोर्सेज होते हैं
उसके भी मल्टीपल चॉइसेस वो कर सकते हैं कि कहाँ से वो अपनी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड कस्टमर सर्विस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस फॉर प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट वैल्यू एडेड बेनिफिट्स टू द सप्लाई चेन इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, कि ऑर्गेनाइजेशन को भी उससे फ़ायदा हो और कस्टमर को भी फ़ायदा हो, कि कस्टमर के लिए एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिले और ऑर्गेनाइजेशन भी कॉस्ट इफेक्टिव वे में उसे सॉल्व कर सके। इसे कहते हैं कस्टमर सर्विस। Excellent customer service performance is likely to add value for members of the supply chain। और अगर कस्टमर सर्विस एक्सीलेंट होगी तो जितने भी मेंबर्स हैं सप्लाई चेन के, जैसे सप्लायर्स हैं, रिटेलर्स, कस्टमर्स एंड कैरियर्स, इन सबको भी इससे बेनिफिट मिल सकता है। A customer service program needs to be evaluated of its performance through measures like goal attainment and relevancy। कस्टमर सर्विस प्रोग्राम्स को हम इवैल्यूएट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस पे, जैसे कि गोल अटेनमेंट, कि हमने कैसे गोल को अटेन किया है कि नहीं किया, और रेलेवेंसी, कि इतना काम जो इतनी प्लानिंग हुई थी और इतना उसे इम्प्लीमेंट किया वो रेलेवेंट था कि नहीं था। नेक्स्ट इज फंक्शनल वर्सेस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, दैट इज SCM इश्यूज। Products can be classified into two categories based on their demand patterns। Products को हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं और ये बेस्ड होते हैं डिमांड पैटर्न्स पे, कि कैसी डिमांड है उस हिसाब से। प्राइमरीली फंक्शन प्रोडक्ट्स होते हैं और प्राइमरीली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। नाम से पता चल रहा है प्राइमरीली फंक्शनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनकी डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होती, और प्राइमरीली इनोवेटिव होते हैं जो कि इनोवेशन से बने होते हैं, जिनकी डिमांड्स चेंज हो सकती हैं। नाउ प्राइमरीली फंक्शनल प्रोडक्ट्स आर दोज दैट आर कॉल्ड स्टेपल्स। स्टेपल्स मतलब जो बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, विल सेटिस्फाई बेसिक नीड्स, डोंट चेंज मच ओवर टाइम, ज़्यादातर चेंज नहीं होते, हैव स्टेबल प्रिडिक्टेबल डिमांड, स्टेबल और प्रिडिक्टेबल डिमांड होती है, लॉन्ग लाइफ साइकिल्स एंड अवेलेबल एट अ वाइड रेंज ऑफ रिटेल आउटलेट्स और ग्रॉसरी स्टोर्स। यानी कि जो हम आम प्रोडक्ट्स रोज़ देखते हैं रिटेलर्स के पास और ग्रॉसरी स्टोर्स में, वो सारे प्राइमरीली फंक्शन होते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड चेंज नहीं होती, प्रिडिक्टेबल होती है और लॉन्ग लाइफ साइकिल होती हैं, वो जल्दी एक्सपायर नहीं होते, यानी कि उनकी डिमांड जल्दी से ख़त्म नहीं होती। Primarily innovative are those products that manufacturers introduce innovations to avoid low margins and to give customers reason to buy products। मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो इनोवेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स में, ताकि वो लो मार्जिनस को अवॉइड कर सकें और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, और कस्टमर को भी नए नए प्रोडक्ट्स खरीदने का रीज़न दे सकें। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स के जो अलग अलग मॉडल्स आते हैं, और जैसे एपरल्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उसमें कितनी ज़्यादा मार्जिन होता है जो ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं और जो लोकल होते हैं, और इनकी डिमांड अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी भी कम या ज़्यादा हो सकती है। एंड हाई प्रॉफिट मार्जिन, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रांडेड होते हैं तो कस्टमर ज़्यादा बार्गेन नहीं करता। नेक्स्ट इज SC फंक्शंस। SC परफॉर्म्स टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ फंक्शंस, फिजिकल फंक्शन एंड मार्केट मीडिएशन फंक्शन। सप्लाई चेन के दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करता है। पहला है फिजिकल फंक्शन, विच इंक्लूड्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू पार्ट्स, कंपोनेंट्स एंड finished goods and transporting all of them from one point to the next in the supply chain। फिज़िकल फंक्शन होता है जो फिज़िकली ट्रांसपोर्टेशन होती है, कि फिज़िकली हमने एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया पार्ट, कंपोनेंट या फिर फिनिश्ड गुड्स में, और फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट किया अलग अलग पॉइंट्स पे। एंड मार्केट मीडिएशन फंक्शन इज़ लेस विजिबल, ज़्यादातर ये विजिबल नहीं होता, यानी कि फिज़िकली हम इसे मेजर नहीं कर सकते, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड इंश्योर्स मैचिंग ऑफ ऑफरिंग्स विद कस्टमर प्रेफरेंसेस। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है और जो कस्टमर को चाहिए था वो मैच हो रहा है या नहीं। नाउ difference between functional and innovation products, basically this is the difference in demand। जैसे कि हमने एक टेबल बनाया है, एक कॉलम है फंक्शनल
प्रोडक्ट्स के लिए और दूसरा इनोवेटिव के लिए. नाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फंक्शनल की मोर देन 2 years, 2 साल से ज़्यादा की होती है, लेकिन इनोवेटिव जल्दी ख़त्म हो जाती है. इनकी डिमांड अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी कम या कभी ज़्यादा, तो 3 month या फिर 1 year से ज़्यादा नहीं चलती. कंट्रीब्यूशन मार्जिन फंक्शनल में 5 से 20% होता है और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में 20% से 60% तक. प्रोडक्ट वैरायटी फंक्शनल में कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 वेरिएंट्स होते हैं हर कैटेगरी में. और इनोवेटिव, जैसे कि इनोवेटिव नाम से पता चल रहा है कि इनोवेशन से बना है, तो इसलिए इसमें वैरायटी भी ज़्यादा होती है, ऑफन मिलियंस ऑफ वेरिएंट्स पर कैटेगरी. जैसे कि आप मोबाइल में भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी ज़्यादा वेरिएंट्स होते हैं. नाउ एवरेज मार्जिन ऑफ एरर इन द फॉरकास्ट एट द टाइम प्रोडक्शन इज़ कमिटेड. तो एवरेज मार्जिन इसमें ज़्यादा नहीं होता, 10% होता है, लेकिन इनोवेटिव में 42, कभी कभी 100% तक पहुंच जाता है. एवरेज स्टॉक आउट रेट फंक्शनल में 1 या 2% होता है, ज़्यादातर स्टॉक में रहता है, लेकिन इनोवेटिव में 10 से 40% होता है. नाउ एवरेज फोर्स्ड एंड ऑफ सीजन मार्कडाउन एज परसेंटेज ऑफ फुल प्राइस. तो फंक्शनल में 0% होता है और इनोवेटिव में 10% to 25%. लीड टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेड टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स 6 months to 1 year एंड इनोवेटिव में 1 day to 2 weeks. Now, physically efficient versus market responsive supply chains. Physically efficient processes और market responsive processes में difference. First is primary purpose physically efficient का होता है supply predictable demand efficiently at the lowest possible cost. Predictable demand supply करना lowest cost पे, ताकि उनकी डिमांड बढ़ जाए. एंड मार्केट रिस्पॉन्सिव का प्राइमरी पर्पस होता है रिस्पॉन्ड क्विकली टू अनप्रिडिक्टेबल डिमांड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज स्टॉकआउट्स, फोर्स्ड मार्कडाउन्स एंड ऑब्सोलीट इन्वेंट्री. कि इन्वेंट्री हमारी ख़राब ना जाए, इसलिए अनप्रिडिक्टेबल डिमांड को जल्दी से रिस्पॉन्ड करना, ये इनका प्राइमरी पर्पस होता है. देन मैन्युफैक्चरिंग फोकस इज मेंटेन हाई एवरेज यूटिलाइजेशन रेट. कि फिजिकली एफिशिएंट प्रोसेसेस की मैन्युफैक्चरिंग फोकस होती है कि एवरेज यूटिलाइजेशन रेट हाई रहे. एंड मार्केट रिस्पॉन्सेस की डिप्लॉय एक्सेस बफर कैपेसिटी को डिप्लॉय कर सके एक्सेस में. इन्वेंट्री स्ट्रैटेजी में फिजिकली एफिशिएंट प्रोसेस होते हैं जनरेट हाई टर्न्स एंड मिनिमाइज इन्वेंट्री थ्रू आउट द चेन. इन्वेंट्री को मिनिमाइज कर सकें. और मार्केट रिस्पॉन्सिव में डिप्लॉय सिग्निफिकेंट बफर स्टॉक्स ऑफ पार्ट्स और फिनिश्ड गुड्स. बफर स्टॉक्स को डिप्लॉय कर सकें पार्ट्स या फिनिश्ड गुड्स के कंपोनेंट्स के. लीड टाइम फोकस इन फिजिकली एफिशिएंट प्रोसेस शॉर्टन लीड टाइम होता है. लीड टाइम कम होता है एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इंक्रीज कॉस्ट. लीड टाइम हम तब तक कम रख सकते हैं जब तक कि वो हमारी कॉस्ट को इंक्रीज नहीं कर रहा. तो मेन बेसिक फोकस ये होता है. एंड इन मार्केट रिस्पॉन्सिव प्रोसेसेस लीड टाइम फोकस इज इन्वेस्ट एग्रेसिवली इन वेज टू रिड्यूस लीड टाइम. एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट शुरू में इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है ताकि लीड टाइम रिड्यूस हो सके. अप्रोच टू चूजिंग सप्लायर्स फिजिकली एफिशिएंट प्रोसेस में सेलेक्ट प्राइमरीली फॉर कॉस्ट एंड क्वालिटी. कॉस्ट और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए सप्लायर्स चूज़ होते हैं. एंड इन मार्केट रिस्पॉन्सिव प्रोसेसेस में सेलेक्ट प्राइमरीली फॉर स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्वालिटी. जो सप्लायर्स स्पीडीली सप्लाई कर सकें, फ्लेक्सिबल हों और क्वालिटी एश्योर कर सकें, उनको चूज़ करते हैं. एंड इन फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन स्ट्रैटेजी इन फिजिकल एफिशिएंट प्रोसेस मेन स्ट्रैटेजी इज़ मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड मिनिमाइज कॉस्ट. परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो सके लेकिन कॉस्ट मिनिमाइज हो सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले. एंड इन मार्केट रिस्पॉन्सिव प्रोसेस product design strategy is use modular design in order to postpone product differentiation for as long as possible. Next, efficient consumer response. Efficient consumer response हमारा होता है एक बेसिकली एक अलग से ही फैक्टर है कि हम कंज्यूमर को कितनी एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उसकी डिमांड्स को. Some of the critical success drivers to achieve improvement have been suggested and these are कुछ critical drivers ताकि improvement को achieve कर सकें. तो उसके basic factors हैं
वेल डिफाइंड प्रोसेसेस विद वेल डिफाइंड गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। जब हमारी प्रोसेसेस वेल डिफाइंड होंगे कि हमें क्या करना है और डिसीजन मेकिंग इफ़ेक्टिव होगी, तो इस वजह से भी हमारा जो इम्प्रूवमेंट अचीव करने का मोटिव है वो अच्छे से हो पाएगा। देन रिमूवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल बैरियर्स। जो फालतू के बैरियर्स लगाए हैं ऑर्गेनाइजेशनल और फंक्शनल पॉलिसीज़ में, उन्हें रिमूव करें। अर्ली विजिबिलिटी टू चेंजेस इन डिमांड ऑल अलॉन्ग द सप्लाई चेन। डिमांड फोरकास्टिंग अगर अच्छे से की होगी और पहले से ही पता चल जाएगा कि चेंजेस हो सकते हैं डिमांड में और कैसे हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे, तो उससे भी सप्लाई चेन के अंदर जितने भी डिमांड चेंजेस होते हैं उनकी अर्ली विजिबिलिटी करनी चाहिए। A single set of plans that drives the supply chain operations and integrates information across the supply chain। एक ऐसा प्लान होना चाहिए जो कि सप्लाई चेन ऑपरेशंस को ड्राइव कर सके और इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से पास हो सके, इंटीग्रेट हो सके पूरी सप्लाई चेन में। यानी कि जितनी भी सप्लाई चेन के अंदर एंटिटीज़ आती हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स, इनके बीच में इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड रहे, सबके पास सेम इंफॉर्मेशन रहे। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिया है हमने, केस स्टडी की है ABC फूड्स कंपनी की, ताकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अच्छे से हम समझ सकें। तो ABC फूड कंपनी की मेन स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं कि मटेरियल्स कॉमन अक्रॉस बिजनेसेस आर परचेज्ड सेंट्रली टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अदर आइटम्स एक्सक्लूसिव टू अ गिवन बिजनेस आर परचेज्ड बाय द यूनिट। जो कॉमन मटेरियल्स हैं पूरे बिजनेस के अंदर जो कॉमनली लगते ही हैं वो परचेज़ करते हैं सेंट्रली, कि एक ही जगह पे परचेज़ कर लिए सारे इकट्ठे, ताकि वो एडवांटेज ले सके इकोनॉमीज़ की। और जो एक्सक्लूसिव आइटम्स होती हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स में लगती हैं उन्हें यूनिट्स परचेज़ करते हैं, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं यूनिट्स वो परचेज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ सप्लाई स्ट्रैटेजीज़ इंक्लूड 4 की प्रैक्टिसेस। जो सप्लाई है वो कैसे करते हैं उनकी 4 की प्रैक्टिसेस हैं कि कैसे उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है। फर्स्ट इज़ कंसोलिडेशन ऑफ द सप्लायर बेस। सेकेंड इज़ डेवलपमेंट ऑफ सप्लायर पार्टनरशिप। उन्होंने सप्लायर के साथ पार्टनरशिप कर रखी है ताकि उनकी सप्लाई स्ट्रैटेजी मेंटेन रहे। फिर पेनिट्रेशन इनटू सप्लायर परफॉर्मेंस। सप्लायर की परफॉर्मेंस चेक करते हैं वो, यानी कि क्वालिटी मेंटेन रहती है प्रोडक्ट्स की जो वो सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ कमिटमेंट टू क्वालिटी। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहते हैं, ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड थ्रू आउट द US बेस्ड ऑन सप्लायर और कस्टमर बेस, कि कहाँ पे कस्टमर है और कैसे सप्लायर्स कहाँ पे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो सके। तो इस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं लोकेट करे हुए हैं US में, ताकि उनकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंक्लूड्स फैसिलिटीज़ स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड बेस्ड ऑन कस्टमर डेमोग्राफिक्स एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसीज़, कि ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे इजीली मिल सकता है और कस्टमर कहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्डअप हुआ है कि हम वो इजीली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके कस्टमर्स को और उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की इजीली फैसिलिटीज़ मिल सके। सम ऑफ दीज फैसिलिटीज़ आर सेल्फ ओन्ड। हो सकता है उनके पास खुद अपने ट्रक्स हों ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड थर्ड पार्टीज ऑपरेट अदर्स, या फिर किसी से आउटसोर्स करवा रहे हों। Next is main focus in distribution was to establish customer partnerships which was based on ECR, efficient consumer response concepts including continuous replenishment। उनका मेन फोकस था डिस्ट्रीब्यूशन में कि वो कस्टमर पार्टनरशिप्स इस्टेब्लिश कर सके ताकि कंज्यूमर हमेशा खुश रहे। नेक्स्ट इज नाउ ECR, कि ECR होता क्या है? एफिशिएंट कंज्यूमर रिस्पॉन्स। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट for strategic choice for many organizations to survive or grow in the current business environment, which is driven by competition, speed, technology, customer satisfaction, and ever-changing customer preferences। तो ये कस्टमर ECR कॉन्सेप्ट जो है ये एक स्ट्रैटेजिक चॉइस होती है जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बिल्डअप करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ में ताकि वो सर्वाइव और ग्रो कर सके, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है और
इसलिए यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनानी बहुत ज़रूरी हैं। और इसका मेन ड्राइविंग फोर्स है कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से ECR कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। स्पीड, टेक्नोलॉजी जब तक नहीं एडवांस्ड यूज़ नहीं करेंगे तब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। और उसके बाद कस्टमर डिमांड्स और प्रेफरेंसेस भी हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहती हैं, तो इस वजह से ECR कॉन्सेप्ट इज़ वेरी यूज़फुल। देन ECR प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एज टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर प्लेयर्स। तो इसलिए अगर ECR वेल डेवलप्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस वजह से उनके कॉम्पिटिशन एडवांटेज मिलती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है कि जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर उन्होंने ECR कॉन्सेप्ट की अच्छे से स्ट्रैटिफाई नहीं कर रखा, उनकी स्ट्रैटेजी नहीं बना रखी, तो इस वजह से भी उन्हें प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट, नाउ स्ट्रैटेजीज इंक्लूडेड इन ECR कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम अपना सकते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन अपना सकता है। फर्स्ट इज़ वाइड स्प्रेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EDI, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज अप एंड डाउन द सप्लाई चेन, बोथ बिटवीन सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इम्प्लीमेंट करेंगे सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के बीच में या मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में, तो इससे इजी इंफॉर्मेशन फ्लो हो सकता है और इजीली डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। देन कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। अगर रिलेशनशिप मेंटेन्ड है सबके बीच में, जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं SCM में, नेटवर्क में, तो उनके बीच में अगर रिलेशनशिप अच्छे से कोऑपरेटिव है, कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं सब, तो उसका भी फ़ायदा हो सकता है। देन कंटिन्यूअस रिप्लेनिशमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड फ्लो थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन। जब इन्वेंट्री की रिप्लेनिशमेंट हो, रिप्लेसमेंट अच्छे से हो और डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लो अच्छा हो, तो एफिशिएंट कंज्यूमर रिस्पॉन्स जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड प्रमोशंस। प्रोडक्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो रही हो और उसको अच्छे से मार्केटिंग उसकी हो रही हो, प्रमोट अच्छे से कर रहे हो, देन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज फॉर ECR। नाउ नेक्स्ट इज़ कुड बी द बेस्ट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है इससे ऑर्गेनाइजेशन को। देन नेक्स्ट वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज इज़ greater use of point of sales, and point of sales is area where exact selling occurs. So greater use of point of sales data obtained by greater and more accurate use of bar coding यूज़ करके हम point of sales data को अच्छे से obtain कर सकते हैं। Now benefits from ECR से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। फर्स्ट एंड मेन बेनिफिट इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव्स। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड होगा अच्छे से, तो वो बार बार उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेगा, जिससे कि प्रॉफिट हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट इज़ कैप्चरिंग डेटाबेस ऑफ कस्टमर थ्रू अ स्मार्ट कार्ड डिवाइस एंड link it to his purchase patterns in terms of item quantity, size and time, offering volume or value basis incentive scheme। तो अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट कार्ड डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो हम कस्टमर के डेटाबेस को कैप्चर कर सकते हैं और उसके चेंजिंग डिमांड्स को हम फोकस कर सकते हैं। मेक यूज़ ऑफ सच डेटाबेस to forecast future demand and thereby achieving better customer service and less stock out situations। तो हम ये डेटाबेस कैप्चर करने के बाद जब नई टेक्नोलॉजी जैसे कि स्मार्ट कार्ड डिवाइस यूज़ करेंगे, तो इससे हम फ्यूचर फॉरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर डिमांड्स कैसे अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं या हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इससे हमारी कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होगी और कस्टमर सर्विस बेटर होगी। इन्फॉर्म कस्टमर्स ऑफ न्यू अराइवल्स थ्रू डायरेक्ट मेलर्स। डायरेक्ट मेल्स हम यूज़ कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं या फिर मैसेजेस कर सकते हैं जब कंपनी में नए अराइवल्स आएँ, नए प्रोडक्ट्स आएंगे। क्विक रिस्पॉन्स। ECR मूवमेंट विच फॉलोड अनदर मूवमेंट कॉल्ड क्विक रिस्पॉन्स respond to the following customer service expectations most efficiently and effectively। ECR मूवमेंट के बाद एक और क्विक रिस्पॉन्स मूवमेंट आई थी, जिससे कि
कस्टमर सर्विस एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली सॉल्व हो जाती थी। जैसे कि दे गेट व्हाट दे वांट व्हेन दे वांट एंड एज मच क्वांटिटी एज दे नीड। क्विक रिस्पॉन्स का मतलब है कि कस्टमर को क्विकली रिस्पॉन्स करना उसकी डिमांड के लिए। तो इसका मेन बेनिफिट क्या होगा कि उन्हें जल्दी से जल्दी मिलेगा कि उन्हें क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। तो इससे कस्टमर हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा, हैप्पी रहेगा। दे गेट इट एट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस। अपने कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिलेगा, सस्ते से सस्ता, और वैल्यू एडेड सर्विस होगी। दे अचीव सेटिस्फैक्शन और डिलाइट थ्रू कस्टमर वैल्यू एडिशन। सेटिस्फैक्शन और डिलाइट मिलेगा इससे कस्टमर को, और कस्टमर को लगेगा कि जितने उसने पे किया है उस प्रोडक्ट के लिए उतना ठीक था। He will be satisfied with the product. They feel good of having received attention. जब उन्हें अटेंशन दी जाएगी उनकी डिमांड के लिए कि उन्होंने क्या डिमांड किया है और उनकी जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा उन्हें, तो उन्हें अच्छा लगेगा दैट दे आर गेटिंग स्पेशल अटेंशन फॉर देयर डिमांड्स। दे फील हैप्पी बीइंग केयर्ड फॉर एंड दे विल एंजॉय बीइंग लिसन टू एंड बीइंग सर्व्ड क्विकली। नाउ रिक्वायरमेंट्स फॉर ECR। ECR स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिक्वायर्ड टू ओरिएंट एंड रीओरिएंट एंड रिव्यू द एरियाज लाइक स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। स्ट्रक्चर और सिस्टम्स को रीओरिएंट करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, पीपल, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड कल्चर। तो अगर हमने नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस हिसाब से हमें स्किलफुल एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, रिसोर्सेज चेंज करने पड़ेंगे शायद, हो सकता है, और लीडरशिप यानी कि मैनेजरियल स्टाइल भी थोड़ा हो सकता है उसे मॉडिफाई करना पड़े। नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स। ECR has a long-term impact on the effectiveness of the value delivery system to the customers by way of collaborative relationship between stakeholders through application of advancement in information and communication technologies, that is ICT। तो ECR जो है इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, काफ़ी लंबा इम्पैक्ट होता है वैल्यू डिलीवरी सिस्टम पे, ताकि वो इफ़ेक्टिव हो सके और कस्टमर सेटिस्फाई हो सके, क्योंकि वो कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप्स बिल्डअप करता है स्टेक होल्डर्स के बीच में। स्टेक होल्डर्स में आ गए हमारे मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स, और ये सब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो एडवांसमेंट होती है टेक्नोलॉजीज़ में जिससे कि इंफॉर्मेशन ईजिली फ्लो कर पाते हैं, तो उस वजह से होता है। एंड सो देयरफॉर the structural changes may be necessary to enhance coordination and collaboration among channel partners। तो इस वजह से हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में या फिर जो इतनी भी रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ है सारी एंटिटीज़ के बीच में SCM में, उसमें चेंजेस करने पड़े ताकि कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन एनहांस हो सके सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में। देन application of technology and activity based costing are the two important changes। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज which is also known as ABC। It is the methodology that identifies activities in an organization and assigns the cost of each activity with resources to all products and services according to the actual consumption। नाम से पता चल रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कॉस्टिंग हम एक्टिविटी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक मेथडोलॉजी होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको आइडेंटिफाई करती है, और फिर हर एक्टिविटी के बेसिस पे कि वो कितने रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है और कैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप हो रहे हैं और उनकी एक्चुअल कंजम्पशन क्या है, इस बेसिस पे वो उसको कॉस्ट असाइन करती हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स के। नेक्स्ट इज़ people, skill, values and culture। The firm has to review the needs for training of existing resources and acquiring required skill through recruitment। नई नई जब टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस होंगी तो ज़रूरी नहीं है जो पहले से लोग काम कर रहे हैं उनको सब कुछ आता हो। तो इस केस में
सारी ट्रेनिंग्स वगैरह जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यहाँ पे मतलब है जो पीपल पहले से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको ट्रेन करना पड़े, और इस वजह से हो सकता है कि नए रिक्रूट करने पड़े लोग, स्किल्ड जो होते हैं उन्हें रिक्रूट करना पड़े, या फिर पहले से जो मौजूद हैं एम्प्लॉयज़ उनको ट्रेन करना पड़े. The values and culture of the organization have to make necessary adjustment and proper realignment to meet the new challenges. The जो वैल्यूज़ और कल्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हो सकता है उनको भी रीअलाइन करना पड़े या एडजस्ट करना पड़े जो नए चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए, उनको ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए. And the category management requiring cross-functional skills to decide on product mix, assortments जैसे कि फ्लेवर, पैक साइज, कलर एक्सेट्रा, कोऑर्डिनेशन विद मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग, शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंट्स, कंट्रीब्यूशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट विल रिक्वायर न्यू स्किल्स. जो कैटेगरी मैनेजमेंट होती है जिसमें क्रॉस फंक्शनल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है कि प्रोडक्ट मिक्स कैसा होगा, असॉर्टमेंट्स कैसे होंगे, पैक साइज़ क्या होगा जो नए प्रोडक्ट है उसके लिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, परचेजेस क्या क्या करने पड़ेंगे, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगी प्रोडक्ट की, या फिर उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स आने हैं किस हिसाब से आएंगे, अकाउंट्स मैनेज करने पड़ते हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए नए न्यू स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़रूरत होती है. Next is resources. Acquiring the new advanced technologies and the necessary skills required to operate it. नई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए नए स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो नेसेसरी स्किल्स है कि उन नई टेक्नोलॉजीज़ को कैसे ऑपरेट किया जाए, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज चाहिए. देन इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू इम्प्रूव ऑन स्पीड टू मार्केट एडवांटेज, कि मार्केट में प्रोडक्ट हमारा जल्दी से जल्दी पहुँचे, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना पड़ता है. एंड integrated supply chain network demands adoption of similar relevant technologies by the channel partners. जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं उनको भी रेलेवेंट और सिमिलर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा हो, अगर जैसे एक सप्लाई चेन नेटवर्क है उसमें एक पार्टनर ने एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो उसको बाकी सारे जितने भी नेटवर्क में पार्टनर्स हैं उन सबको भी वो अडॉप्ट करना ज़रूरी होता है, तभी ठीक से काम हो पाता है. इसलिए इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन नेटवर्क में अडॉप्शन बहुत ज़रूरी होता है नई टेक्नोलॉजीज़ का. देन लास्ट इज़ लीडरशिप. सक्सेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विल डिपेंड ऑन द लीडरशिप क्वालिटीज़, की मैनेजर जो है वो कैसे सब कुछ मैनेज कर रहा है, कैसे लीड कर रहा है अपने अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें. तो इम्प्लीमेंटेशन की सक्सेस जो होती है वो पूरी मैनेजर के हाथ में होती है कि उसमें कैसी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं. The leadership has to ensure executive support, commitment to change and empowerment, which are the key areas of successful ECR implementation. Leadership जो होती है उसमें होता है कि कैसे वो सपोर्ट कर रहा है, कमिटमेंट टू चेंज मतलब कि कैसे चेंजेस के लिए वो कमिटेड है, एंड एम्पावरमेंट, एंड दीज आर द की एरियाज फॉर सक्सेसफुल ECR implementation. Next is quick response and accurate response. क्विक रिस्पॉन्स होता है, इट इज़ अ रिटेल सेक्टर स्ट्रैटेजी विच कंबाइंस अ नंबर ऑफ टैक्टिक्स टू इम्प्रूव इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी वाइल स्पीडिंग इन्वेंट्री फ्लोज. तो क्विक रिस्पॉन्स एक रिटेल सेक्टर स्ट्रैटेजी है, रिटेलर्स इसको यूज़ करते हैं जो कि अलग अलग टैक्टिक्स को कंबाइन करता है ताकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके. मोस्ट क्विक रिस्पॉन्सेज आर बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स ओनली. जैसे हमने अभी पढ़ा कि रिटेल सेक्टर स्ट्रैटेजी है तो इसलिए ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स में ही होता है. EDI अलाउज इन्वेंट्री रिडक्शन, स्पीडिंग रिस्पॉन्स टाइम्स, लोअरिंग नंबर ऑफ आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स, रिड्यूसिंग हैंडलिंग एंड ऑब्सोलिसेंस. EDI अलाउ करता है कि इन्वेंट्री को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिस्पॉन्स टाइम कैसे स्पीडअप हो सकता है, और नंबर ऑफ आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स जो हैं उनको कैसे हम लो कर सकते हैं. देन इसकी 2 केस स्टडीज़ हम डिस्कस करेंगे. जैसे फर्स्ट है एपरल मैन्युफैक्चरर और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिको जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है. एपरल मैन्युफैक्चरर में उन्होंने कैसे स्ट्रैटेजी बिल्डअप की थी
फर्स्ट पॉइंट इसका है, द कंपनी सेल्स लोअर प्राइस ब्रांड्स टू डिस्काउंट स्टोर्स एंड अपस्केल लाइन टू डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो इन्होंने क्या किया कि जो लोअर प्राइस्ड उनके ब्रांड्स थे वो डिस्काउंट स्टोर्स में सेल करते हैं, जो कि डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। और जो अपस्केल लाइन होती है, जो बड़े थोड़े एक्सपेंसिव इनके प्रोडक्ट्स हैं, वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स को सेल करते हैं। देन देयर एफर्ट्स वर ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट विद इन देयर एग्जिटिंग सप्लाई चेन इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग ओवरसीज। तो उनका मेन एफर्ट्स था कि कॉस्ट को वो कैसे रिड्यूस करेंगे। देन apparel मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन एट 2 यूनिट्स इन यूएस एंड अनदर 1 ऑफ शोर। 2 यूनिट्स इनके यूएस में है और जो एक और है वो बाहर है। सो ऑल प्रोडक्ट्स आर फिनिश्ड एट वन साइट एंड देन शिप टू 2 डिफरेंट सेंटर्स। तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इस वजह से रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इनकी एक ही साइट पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और फिनिश होता है और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होती है। ऐसा नहीं है कि एक जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दूसरी जगह उसकी पैकिंग प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद implemented flow replenishment along with EDI connections with several major customers. It replenished inventory at the retailer without a purchase order from the retailer. उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिको है। ये भी एक इन्होंने भी अपनी अलग स्ट्रैटेजीज डेवलप करी हैं क्विक रिस्पॉन्स में, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके और अच्छे से इनको प्रॉफिट मार्जिन मिले। Next is accurate response system. Sport Obermeyer, manufacturer of fashion skiwear, adopted a blending of 3 strategies: reducing, avoiding and hedging against uncertainty. तो स्पोर्ट ओबरमेयर एक फैशन स्कीवेयर मैन्युफैक्चरर है जिसने 3 स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए, जैसे कि रिड्यूसिंग, अवॉइडिंग एंड हेजिंग। टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, कंपनी सॉलिसिटेड अर्ली ऑर्डर्स फ्रॉम 25 लार्जेस्ट रिटेलर्स। तो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने पहले से ही बड़े रिटेलर्स से ऑर्डर्स ले लिए। उसके बाद वंस एम्प्लॉयज़ वर टोल्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ शेविंग ऑफ ईच डे इन लीड टाइम बाय वे ऑफ सेविंग द कॉस्ट ऑफ एयर शिपमेंट, दे फाउंड मैनी वेज टू शॉर्टन द लीड टाइम। उसके बाद इन्होंने एम्प्लॉयज़ को लीड टाइम शॉर्ट करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ बताई, उसके बेनिफिट्स बता के। देन कंपनी आस्क्ड 6 members of a committee to forecast for all products and selected those styles when all 6 individual forecast agreed. उन्होंने 6 members की एक कमेटी फॉर्म की, उसके बाद उनको सारे प्रोडक्ट्स और उनके सिलेक्टेड स्टाइल्स के बारे में बताया, और जब तक वो 6 मेंबर्स अग्री नहीं हो गए फॉरकास्ट के लिए तब तक उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इस केस में उन्होंने सबकी राय लेने के बाद एक स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट की, तो इस वजह से उन्हें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिला। नेक्स्ट इज एक्यूरेट रिस्पॉन्स सिस्टम। The accurate response system distinguishes those products for which demand is relatively predictable from those for which demand is relatively unpredictable, using blend of historical data and expert judgment. Accurate response system जो है वो उन प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करता है, पहले वो जिनकी डिमांड जो है वो प्रिडिक्टेबल होती है और दूसरे वो जिनकी डिमांड प्रिडिक्टेबल नहीं होती, और ये सब होता है एक्सपर्ट जजमेंट या फिर हिस्टोरिकल डेटा यूज़ करने के बाद। Next is quick response movement. The term used by textile and apparel manufacturers and retailers to describe buyer-seller partnership relationship in which the buyer transmitted orders via EDI and the seller promised to fill orders quickly is quick response movement. तो क्विक रिस्पॉन्स मूवमेंट टर्म यूज़ की थी टेक्सटाइल और अपैरल मैन्युफैक्चरर्स या रिटेलर्स ने, जो कि डिस्क्राइब करते हैं बायर सेलर की पार्टनरशिप रिलेशनशिप कि उनमें क्या रिलेशनशिप है, और द बायर इन विच द बायर ट्रांसमिटेड ऑर्डर्स। तो और बायर कैसे ट्रांसमिट कर रहा है ऑर्डर्स EDI के थ्रू, और सेलर कैसे प्रॉमिस कर रहा है उन ऑर्डर्स को क्विकली फिल करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। अदर फीचर्स दैट कैन बी एडेड डिपेंडिंग अपॉन द capabilities and preferences of the partners are UPC code symbols attached to the product by the manufacturer, कि प्रोडक्ट के साथ एक UPC कोड सिंबल अटैच्ड होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑर्डर ट्रांसमिटेड टू वेंडर्स को इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑर्डर ट्रांसमिट करते हैं जो एफिशिएंट होता है। वेंडर मेकिंग ऑफ
रिटेल प्राइसेस ऑन गारमेंट्स, वेंडर जो है फिर वो रिटेल प्राइसेस बताता है गारमेंट्स के. देन पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा बाय स्टोर ट्रांसमिटेड टू वेंडर, पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा जो है वो वेंडर को ट्रांसमिट होता है. एडवांस शिपिंग नोटिस रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर इन एडवांस ऑफ शिपमेंट, कि शिपिंग में कितना खर्चा होगा, क्या कैसे होगा, वो सारा वेंडर बताता है एडवांस में ही. देन इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग, इन्वॉइसिंग भी इलेक्ट्रॉनिकली होती है. एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, कि कितना पैसा चाहिए, कितना फंड्स लगेगा, वो सारा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होता है. देन चेन relationship within and beyond the organization. Now, the changes required by the management are due to the following changes: greater share of information between vendors and customers, increased reliance on purchased material and outside processing with a simultaneous reduction in the number of suppliers. चेन रिलेशनशिप कैसे होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी. तो चेंजेस जो होते हैं वो जो मैनेजमेंट को चाहिए तो वो अलग अलग तरीके के होते हैं. जैसे कि ग्रेटर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वेंडर्स और कस्टमर्स के बीच में ज़्यादा शेयरिंग चाहिए इन्फॉर्मेशन की, ताकि वो उन दोनों को पता हो कि प्रोडक्ट किस हिसाब से बना है, क्या है प्रोडक्ट में. फिर इंक्रीज रिलायंस और परचेज मटेरियल, की जो परचेज मटेरियल है वो बिल्कुल सही करेक्ट होना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहने चाहिए. तो इन सब में चेंजेस चाहिए. ग्रेटर एम्फोसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस की फ्लेक्सिबिलिटी में ज़्यादा एम्फोसाइज करना होता है. नेसेसिटी टू कोऑर्डिनेट processes across many sites, competitive pressure to introduce new products more quickly, कि competitive pressure होता है क्योंकि आजकल ऑर्गेनाइजेशन सारे ही डेवलप कर रहे हैं, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है. तो इसलिए नए प्रोडक्ट्स को क्विकली इंट्रोड्यूस करने का चेंज करना पड़ता है. देन अनसर्टेनिटी इन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, uncertainty is inherent in innovative products. A company can employ 3 coordinated strategies to manage uncertainty. 3 मेन strategies होती हैं uncertainty को मैनेज करने के लिए. First is by finding sources of new data that can serve as leading indicators, or by having different products share common components to the extent possible so that demand for components become more predictable. तो नया डेटा फाइंड करें नए नए सोर्सेज से जो कि सर्व कर सकता है एक इंडिकेटर, या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स का हैविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स शेयर कॉमन कंपोनेंट्स, की अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉमन कंपोनेंट्स को शेयर कर सकें, ताकि उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी हम डिमांड की प्रिडिक्टेबिलिटी को ठीक से प्रिडिक्ट कर सकें. देन बाय कटिंग लीड टाइम्स एंड इंक्रीजिंग द सप्लाई चेन्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस to order or at least make it at a time closer to when demand materializes. लीड टाइम्स को कट कर सकते हैं और सप्लाई चेन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. देन हेज अगेंस्ट द रिमेनिंग रेजिडुअल अनसर्टेनिटी, जो रेजिडुअल अनसर्टेनिटी है उसके अगेंस्ट हेज करें. एंड हेज इज़ यूज टू रिड्यूस एनी सब्सटैंशियल लॉसेस और गेन्स सफर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल. तो हेज होता है कि सब्सटैंशियल लॉसेस या गेन्स को रिड्यूस करना, ताकि इंडिविजुअल्स जो हैं जो वो सफ़र कर रहे हैं उसको ठीक से रिव्यू कर सकें. SCM एज अ कोर स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंसी. SCM attempts to satisfy time and place utility by ensuring satisfactory performance of timing and location of inventory and other related services as per customer requirements. SCM जो है वो एक सेटिस्फाई करता है, अटेम्प्ट करता है कि वो सेटिस्फाई कर सके टाइम और प्लेस को, ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छे से मिल सके कस्टमर को, कि जो कस्टमर को रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट वही उसे मिले. तो इसलिए SCM इज़ द बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर दिस कॉम्पिटेंसी. For example of successful implementation of SCM is Walmart and P&G. P&G is Procter and Gamble. Both the firms individually committed to build SCM competency before proceeding with their joint partnership. इन्होंने पहले ही SCM competency build up कर ली थी और इसी वजह से ये दोनों कंपनीज आज इतनी सक्सेसफुल हैं. The SCM problem is mainly a calendaring game.
intimately tied to the time-phased nature of decision-making cycles in the world. तो ऐसी ये प्रॉब्लम जो है ये एक कैलेंडरिंग गेम है. टाइम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि डिसीजन मेकिंग साइकिल्स जो है वो अच्छे से काम कर सकें. Therefore, one must examine the scope of the decision being made as well as authority of the decision maker. तो इस वजह से डिसीजन जो भी लेना है वो सारा अच्छे से पहले ही उसका स्कोप एग्जामिन कर लेना ज़रूरी होता है. So managing SC means managing across traditional functional areas in the organization and also interacts with customers and suppliers. That's all for this session. Thank you and have a nice day.